सो हेलो स्टूडेंट्स। बच्चा लोग, हमने इसके पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया था। उसके कई सारे एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व किए थे। आज हम देख लेते हैं टॉर्क के बारे में। टॉर्क होता क्या है? देखिए, हमने आपका सबसे फर्स्ट लेक्चर में रोटेशनल मोशन की कुछ बातें की थी, याद है? उस रोटेशनल मोशन में हमने क्या लिया था? देखिए, अगर कोई लीनियर मोशन है तो उसके कंपैरिजन में हमने एक रोटेशनल मोशन की कुछ बातें की थी। अब लीनियर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम एस लिखते थे। सो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होता था वो था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। यहां की वेलोसिटी, यहां का ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। याद है ना? ये सारी चीजें हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में देखी थी। फिर लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसमें हमने दो देखा था, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखा था और एक टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल के बदले अल्फा आता है। हमने ये भी देखा था कि रोटेशन के लिए एक्सेलरेटेड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कंपल्सरी होता ही होता है। टेंजेंशियल जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, लेकिन ये कंपल्सरी नॉन जीरो ही होगा। वैसे ही बच्चा लोग, अब इन तीन से निकल के आता है फोर्स। देखो, फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट है। वैसे ही रोटेशनल वाइज ऐसा एक फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को रोटेशन करवा रही है, क्या कोई भी चीज अपने आप गोल घूम सकती है? नहीं, कोई फोर्स चाहिए। अब फोर्स तो मैं स्ट्रेट लगाऊं, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है कि जो फोर्स लगाया जा रहा है वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट को गोल घुमाने में यूज हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं टॉर्क। क्या कहते हैं? टॉर्क। और इसका सिंबल होता है ये, इसको हम कहते हैं टाउ। सिंबल का नाम क्या है? टाउ। डबल टी लगा दो, टाउ। टाउ जी नहीं है हमारे। आप बोलेंगे आज तो हमने टाउ पढ़ा, फिर अपना ताऊ जी को बोलेंगे और टाउ गोल घूम जा टाउ। नहीं, क्लियर? तो टॉर्क समझ आया कि कुछ आइडिया है? इसके बारे में चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो टॉर्क या तो फिर रोटेशन ड्यू टू फोर्स, ठीक है? टॉर्क को और क्या नाम दिया जाता है? रोटेशन ड्यू टू फोर्स। अब अच्छा लोग, ये टॉर्क जो है, देखो सपोज करो कि यहां पे मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, ठीक है? और ये स्क्रू है। क्या है ये? एक स्क्रू है। मुझे इसको खोलना है। पता है वो खोलने टाइप मशीन आती है, उस टाइप की कोई मशीन हम यहां पे ले लेते हैं। वो होता है ना, ऐसे पकड़ के खोलते हैं हम लोग कोई भी स्क्रू को। ये वो स्क्रू है और मैं यहां पे फोर्स लगा हूं। अब जरा देखिए कि ये जो है अमाउंट ऑफ रोटेशन, मतलब टॉर्क ही तो होगा। ये हमने लिखा है ना, रोटेशन ड्यू टू फोर्स। तो कितना रोटेशन होगा, यानी कितना टॉर्क लगेगा, वो तीन चीज पे डिपेंड करेगा। कितनी चीज पे? तीन चीज पे। पहला, कितना फोर्स लग रहा है, अमाउंट ऑफ फोर्स। अब सीधी सी बात है कि अगर मैं इसको धीरे से फोर्स लगाऊंगा तो ये धीमे धीमे घूमेगा, फास्ट तेजी से लगाऊंगा, ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये जल्दी से घूमेगा। कोई बच्चा फोर्स लगाएगा तो शायद ना भी घूमे। यानी कि कितना फोर्स लगा रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि इसका रोटेशन कितना होगा। दूसरा, डिस्टेंस। देखो, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है कि इसके पाइवोटेड पॉइंट से, ये जो पाइवोटेड पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, उस पॉइंट से कितना दूर फोर्स लगाया जाए। अब अगर मैं यहां पे एक फोर्स लगाऊं, इसका डिस्टेंस ले लेते हैं, चलिए फिलहाल के लिए r, और हो सकता है कि मैं सेकंड टाइम पे इधर कोई फोर्स लगाऊं, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम ले लेते हैं, चलिए r2 या r1 और या r2। अब चलो, आपने कभी ना कभी कुछ गोल घुमाया होगा।
आपको पता ही होगा कि जितना दूर आप फोर्स लगाएंगे उतना ही आसानी से ये घूमेगा, है क्या नहीं? ऑब्जर्व किया है कभी इस चीज को? जब आप एक दरवाजे का एग्जांपल ले लो, आप अपने घर के दरवाजे को एक बार कोने में से खोलने की कोशिश करो और एक बार बीच में से खोलने की कोशिश करो, ऑब्जर्व करो कि कब आपको ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत पड़े। ऑब्वियसली जब आप बीच में से कहीं से लगाएंगे। इसका मतलब जितना भी डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, देखो मोमेंट ऑफ आर, इसको मैं डिस्टेंस बोल देता हूं, डिस्टेंस फ्रॉम पाइवोटेड पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम पाइवोटेड पॉइंट। अब चलो जितना ये डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही टॉर्क ज्यादा होगा, फोर्स कम होगी। देखो जरा ध्यान से सुनना, जितना दूर जाओगे उतना फोर्स कम लगाना पड़ेगा, लेकिन उस फोर्स के कारण जो टॉर्क है, जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है वो ज्यादा होगा, है ना? दरवाजे को हम जब कोने में से खोलते तो इजीली खुल जाता है, यानी कि फोर्स कम लगाने पे भी ज्यादा रोटेशन हमको मिलता है। सो जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट, उतना ही ज्यादा हमको टॉर्क मिलेगा। और तीसरा है एंगल ऑफ फोर्स। आप फोर्स लगा रहे हैं तो कौन से एंगल से लगा रहे हैं? देखो सपोज करो, ये मैं हटा देता हूं, सपोज करो कि आप एक फोर्स लगा रहे हैं ऐसा कोई, ठीक है, और ये जो है हॉरिजॉन्टल के साथ एक थीटा एंगल बना रहे, तो बच्चा लोग यहां पे इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक हो जाएगा इधर F cos थीटा, एक हो जाएगा इधर F sin थीटा। अब बच्चा जरा ध्यान से बताओ कि इन दोनों में से कौन सा फोर्स है जो इसको गोल घुमाने का काम करेगा? क्या ये F cos थीटा जो फोर्स है क्या इसको गोल घुमाएगा? देखो ये एक रॉड है और एक ये फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है फोर्स, तो ये तो इसको खींचने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? ये इसको खींचने की कोशिश कर रहा है। क्या ये इसको गोल घुमा पाएगा? जरा ध्यान से सोचो, ये ऐसे खींच रहा है ना, क्या ये इसको गोल घुमा पाएगा? नहीं, ये इसको गोल नहीं घुमा पाएगा। क्यों? बिकॉज ये वाला जो फोर्स है वो टुवर्ड्स द रोटेशन ऑफ एक्सिस। देखो बच्चा लोग, जब भी कोई चीज रोटेट कर रही है ना, तो हमें ये भी देखना होता है कि वो कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। एक्सिस के अबाउट मतलब देखो यहां पे एक एक्सिस होगी, इमेजिन करो कि यहां पे एक लाइन है। चलो एक चीज बताता हूं मैं आपको, अगर ये एक सिलेंडर ले लूं तो हम क्या करते हैं, इस सिलेंडर के बीचों बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसको कहेंगे एक्सिस। रियली ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, जस्ट एक चीज कुछ एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए हम बीचों बीच एक लाइन इमेजिन करते हैं। सिमिलरली कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोटेट करता है तो जिस पॉइंट से रोटेट करता है उसके अलावा हम एक लाइन इमेजिन करते हैं। अब जैसे ये यहां से गोल घूम रहा है ना, इसके अगेंस्ट गोल घूमेगा, तो ये जो रोटेशन हो रहा है मैं यहां से एक लाइन एज्यूम करूंगा, दैट विल बी एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलेंगे उसको? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब अच्छा ध्यान से देखो, अगर सपोज करो कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे बाहर आता हुआ, तो ये फोर्स तो इधर है, ये फोर्स इधर है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर कोई फोर्स रोटेशन ऑफ एक्सिस को डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगा तो वो नहीं लगेगा, ये सीधा इसके तरफ है। फोर्स टुवर्ड्स और अवे द रोटेशन एक्सिस will never cause any rotation। ठीक है, ये पॉइंट को स्टार मार्क करके लिख लेना। समझ आया आपको? अच्छा, अच्छा अब ये फोर्स तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस करेगा नहीं। अब इसकी बात करते हैं, देखो ये कहां लग रहा है? स्ट्रेट लग रहा है, इसका मतलब क्या ये कोई टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? देखो ये पाइवोटेड पॉइंट और एक फोर्स यहां लग रहा है, तो क्या ये इसको ऊपर लेके जाएगा? बोलो यस। इसका मतलब ये वाला फोर्स जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो देखो यहां पे हो क्या रहा है, टोटल फोर्स जितना अप्लाई किया है वो पूरा का पूरा फोर्स टॉर्क नहीं कर रहा है,
ये पूरा फोर्स टॉर्क नहीं बना रहा है, इसका एक कंपोनेंट टॉर्क बना रहा है। यानी कि यहां पे टॉर्क बनाने वाला जो फोर्स है वो हो जाएगा F sin थीटा, या आप ऐसा भी कह सकते हैं F परपेंडिकुलर। देखो बच्चा लोग, ये जो रॉड है ये इसको फोर्स परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो आप ऐसा कह सकते हैं ऐसा फोर्स, आई रिपीट, ऐसा फोर्स जो रॉड को, जिस ऑब्जेक्ट को गोल घुमाना है उस ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर जो फोर्स है वो फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। एक और पॉइंट, द फोर्स perpendicular to the object produces torque। ऐसा फोर्स जो रोटेशन की तरफ, रोटेशन एक्सिस की तरफ हो या उससे दूर हो, वो टॉर्क नहीं बना सकता, और हमेशा वही फोर्स टॉर्क बनाएगा जो उस ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये पॉइंट लिख लो फटाफट ताकि हम आगे देख सकें। डन। चलिए, तो देखो बच्चों, अब अगर मैं टॉर्क की फॉर्मूला बनाऊं तो जो हमने कहानी अभी तक देखी उसके हिसाब से टॉर्क तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक फोर्स पे, एक डिस्टेंस पे और एक एंगल पे। बेसिकली हमको यहां पे एंगल की बात करनी है। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, जितना ज्यादा एंगल होगा क्या उतना ही टॉर्क ज्यादा होगा? जरा ध्यान से सोचना। देखो, जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ही बड़ा साइन थीटा की वैल्यू होगी। साइन 0 होता है, साइन 90 1 होता है, यानी कि 0 से लेकर 90 तक साइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो जितना थीटा बड़ा होगा उतना साइन की वैल्यू बड़ी होगी, उतना ही ये पूरे टर्म की वैल्यू बड़ी होगी, यानी उतना ही टॉर्क बड़ा होगा। यहां से भी एज्यूम कर सकते हो, देखो ये अगर फोर्स को मैं धीमे धीमे एंगल बढ़ाते जाऊं तो क्या वो परपेंडिकुलर हो जाएगा? अब अगर यही पूरा फोर्स, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, यही पूरा फोर्स अगर मैं परपेंडिकुलर कर दूं तो क्या पूरा का पूरा फोर्स टॉर्क बनाने में काम आ जाएगा? अभी क्या हो रहा है इस समय कि फोर्स का एक कंपोनेंट टॉर्क बना रहा है, पूरा फोर्स नहीं। लेकिन अगर मैं इसको बढ़ाते जाऊं तो यही फोर्स परपेंडिकुलर हो जाएगा और यही फोर्स टॉर्क बनाने में काम आएगा। तो जितना बड़ा एंगल उतना ही बड़ा टॉर्क। सो टॉर्क की एक फॉर्मूला यहां से बन के आती है। देखो, ये डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे और ये डिपेंड कर रहा है फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे। किस पे? देखो बच्चा लोग, एक चीज है ना, हमने अभी क्या देखा कि फोर्स कंपलसरी कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। और डिस्टेंस कितना है? पॉइंट ऑफ रोटेशन, इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ रोटेशन से फोर्स का डिस्टेंस कितना है? दैट इज आर। सो ये हो गया एफ आर। ठीक है, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज अगर कंपोनेंट है, अगर ये कोई कंपोनेंट है तो ये आर एफ साइन थीटा भी हो जाएगा। अच्छा बच्चा लोग याद करो, देखो ये जो आर है ये एक वेक्टर है, ये जो फोर्स है ये भी एक वेक्टर है, तो टॉर्क भी एक वेक्टर होगा। अब ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें साइन थीटा आता है? क्रॉस प्रोडक्ट। याद आया? क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b इज इक्वल टू ab sin थीटा। तो अगर यहां r f sin थीटा है तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f, यानी कि टॉर्क हो गया r क्रॉस f, जहां पे r का मतलब होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है, इनटू फोर्स, जितना फोर्स हटाया जा रहा है। सो यहां पे टॉर्क जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, टॉर्क की डायरेक्शन कौन सी होगी? टॉर्क की डायरेक्शन कौन सी होगी? क्या टॉर्क की डायरेक्शन ऐसे गोल होगी? नहीं बच्चा लोग, टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैसे? देखो जरा ध्यान से पता लगाओ,
क्या मैं इसको r ले लूं? इस केस में ये मेरा r है और ये मेरा f sin थीटा, मतलब ये मेरा फोर्स है जो उसको घुमा रहा है। यस और नो? देखो अगर मैं इसको वेक्टर लूं, यहां मैं फिगर ड्रॉ करता हूं, जैसे कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहां से r डिस्टेंस की दूरी पे ये वेक्टर हो गया और यहां पे एक लग रहा है फोर्स, यानी कि चलिए काम करते हैं, फोर्स इधर लगा देते हैं। चलिए ये r वेक्टर, ये फोर्स वेक्टर, हमें क्या करना है? क्रॉस में हम क्या करते थे? राइट हैंड लो, उसकी 4 फिंगर लो, उसको r से f घुमाओ। कहां से कहां घुमाना है? r क्रॉस f, r से f घुमाओ। जिधर थंब आवे वो हो जाएगा आपका टॉर्क। तो देखो अब मैंने इस केस में इसको पॉइंट ऑफ रोटेशन लिया है, मतलब एक्सिस ऐसा कुछ होगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये एक्सिस और टॉर्क भी ऐसे, ये एक्सिस और टॉर्क भी ऐसे। इसका मतलब टॉर्क इज ऑलवेज along the axis of rotation। बच्चों लोग अगर आपको याद हो तो हमने लेक्चर 1 में एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन यही ली थी। एंगुलर वेलोसिटी भी कहां लिया था हमने? along the axis। तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, ये सारी क्वांटिटी along the axis ही होती है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चा लोग? अच्छा एक और चीज देखो, आप चाहो तो टॉर्क ये भी ले सकते हो, इसमें इनटू लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। टॉर्क इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर इनटू आर। देखो टॉर्क हमेशा वही फोर्स प्रोड्यूस करेगा जो ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर होगा, इसलिए हमने यहां पे लिखा है परपेंडिकुलर। कई बार ऐसा भी कहा जाता है, टॉर्क में ऐसा भी लिखा जाता है, देखो अब अगर फोर्स कुछ भी है लेकिन अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लूं, देखो सपोज करो कि ये फोर्स है लेकिन मैं डिस्टेंस को परपेंडिकुलर ले लूं कि भाई, अब एक चीज देखो, ये जो फोर्स है क्या ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है? ये फोर्स और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर। तो ऐसा भी कहा जाता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू, एक मिनट, लेट मी टेक द अनदर मार्कर। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन टू द फोर्स अप्लाइड। जिस जगह पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ऑफ पाइवट का। ठीक है, किसी किसी केस में इसको भी लगाने की जरूरत पड़ेगी। मतलब एक ही है यार, हमने यहां पे फोर्स को परपेंडिकुलर कर दिया था और यहां पे हमने डिस्टेंस को परपेंडिकुलर कर दिया है, आंसर सेम ही रहेगा। अगर मान लो कभी कोई एंगल दिया है कि फोर्स और आर के बीच में 30 का एंगल है, 60 का एंगल है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला तो है आर एफ साइन थीटा, यानी ये फॉर्मूला भी याद रखनी है, ये भी याद रखनी है, ये भी याद रखनी है और ये भी याद रखनी है। क्लियर हो बच्चा लोग? ओके बच्चा लोग, अब आगे बढ़ने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग, टॉर्क ओके इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। बच्चा लोग अगर कोई इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी जब कोई ऑब्जेक्ट ना ही रोटेट कर रहा है ना ही चल रहा है, एकदम बस पड़ा हुआ है, ठीक है, उस समय इन इक्विलिब्रियम कंडीशन द टॉर्क at any point of object, at any point on object is equal। लिख लो इसको लिख लो। देखो अब यहां पे हो क्या रहा है, इस पॉइंट का मतलब क्या है, सपोज अगर ये एक
ऑब्जेक्ट है जो कि इक्विलिब्रियम में है और मैं बोलता हूं कि चलिए ये है इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये है इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन और मैं फोर्स लगा रहा हूं इधर, तो इसका मतलब मुझे जरूरी नहीं है कि मैं इधर ही टॉर्क फाइंड करूं। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसके सभी पॉइंट पे टॉर्क हमेशा सेम होगा। सपोज करो कि यहां से डिस्टेंस है, मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता ही नहीं है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता है r। तो मैं क्या करूंगा, मैं टॉर्क इधर फाइंड करूंगा। क्या बोला मैंने, एक्चुअली होना क्या चाहिए था, टॉर्क यहां से फाइंड किया जाता है, डिस्टेंस तो पाइवोटेड से लिया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है और मुझे पाइवोटेड पॉइंट से फोर्स कितना दूर है नहीं पता, लेकिन ऐसा कोई दूसरा पॉइंट है जहां से डिस्टेंस पता है, कोई बात नहीं, वहां से आप टॉर्क फाइंड कर लो। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो हम हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी भी पॉइंट को पाइवोटेड पॉइंट काउंट कर सकते हैं। लिख लो इस चीज को, हिंदी, गुजराती, मलयाली, जिसमें लिखना है लिख लो। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो हम ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट को हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से पॉइंट ऑफ रोटेशन ले सकते हैं। कब, जब इक्विलिब्रियम होगा तब, हमेशा नहीं। क्लियर, 100%। चल मिटा इसको। ओके, अब बच्चा जो टॉर्क है वो एक वेक्टर है, तो उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो हमने क्या देखा था, R से F की तरफ अपनी उंगलियों को मोड़ो तो टॉर्क मिल जाएगा। अगर टॉर्क बाहर की तरफ है तो उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, अगर टॉर्क अंदर की तरफ है तो हम उसको नेगेटिव ले लेंगे। एक चीज जरा देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी फोर्स इधर लगाया जाएगा और ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा, बोलो सही है। तो बच्चा लोग ध्यान से देखो, ये R क्रॉस F हुआ, R क्रॉस F, इसका मतलब जब टॉर्क पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट कहां घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टी डायरेक्शन में घूमेगा। समझ आ रहा है। अच्छा, अगर मैं टॉर्क को नेगेटिव कर लूं, टॉर्क नेगेटिव कब होगा, जब इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, मतलब जब टॉर्क अंदर होगा। टॉर्क अंदर कब होगा, जब हमारी उंगलियां ऐसे घूमेगी। इसका मतलब फोर्स को, अगर मैं फोर्स को नीचे लगा दूं और ये मेरा R वेक्टर है, अब आप बोलोगे सर हम ये यहां से यहां पे तो घुमा सकते हैं। बच्चा, फोर्स का वेक्टर नीचे है एंड जब आप उंगलियों को घुमाओ तो छोटे एंगल से घुमाना है, बड़े एंगल से नहीं। अब कोई बच्चा उस्ताद निकलेगा, बोलेगा सर ये R से लेके ये F तक घुमा दो, तो यहां से लेके ऐसे घुमा दो, तो छोटे एंगल से घुमाना है। तो ये एंगल छोटा है या ये एंगल छोटा है, सीधी सी बात है, ये वाला एंगल है ना। तो हम क्या करेंगे इस बार, R से F, R से F, तो टॉर्क किधर आया, अंदर की तरफ, टॉर्क अंदर चला गया तो उसको हम नेगेटिव ले लेंगे। एंड अच्छा, इस समय ऑब्जेक्ट कैसे घूमेगा, क्या वो ऐसे रोटेट करेगा, ध्यान से देखो, ये फोर्स लग रहा है, यहां पे फिक्स है, तो क्या ये ऐसे घूमना चालू हो जाएगा, यानी कि ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, क्लॉकवाइज। तो जब नेगेटिव डायरेक्शन होगी तो हम उसको क्लॉकवाइज लेंगे, या उल्टा अगर कभी क्लॉकवाइज घूम रहा है ऑब्जेक्ट तो टॉर्क नेगेटिव। ये कन्वेंशन है, ऐसा कंपलसरी नहीं होता है, आप इसको पॉजिटिव या इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है। ये कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक है। माइनस प्लस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पे डिपेंड है, वैल्यू पे नहीं। क्लियर। आगे बढ़ो, 1 2 3 4, चल। तो अब फाइनली हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज करो कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये है उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन, दिस वन, और इसके इस पॉइंट पे ये F1,
ये F2, ये F3, ये F4, ये F5 और यहां से कहीं लग रहा है F6। और ये है ऑब्जेक्ट का एक्सिस। ये क्या है? ऑब्जेक्ट का एक्सिस। अब हमें बोला जा रहा है सारे के सारे फोर्स 10 न्यूटन है। कितने हैं? F1 is equal to F2 is equal to F3 is equal to F4, F5 and F6। सारे के सारे फोर्स कैसे हैं? 10 न्यूटन है। तो कौन से फोर्स के कारण कितनी टॉर्क होगी वो बताना है। फाइंड द टॉर्क ड्यू टू all forces and which torque will be the highest। हमें सबके कारण टॉर्क फाइंड करनी है, टॉर्क फाइंड करनी है एंड कौन सी टॉर्क सबसे बड़ी होगी वही बताना है। देखिए फोर्सेस F1, F2, F3, F4, F5 एंड F6। यहां पे हम ले लेते हैं उसके कारण टॉर्क और इधर हम ले लेंगे हाईएस्ट टॉर्क जो भी आएगा। ओके अब अच्छा F1 से शुरू करते हैं। जरा ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस हमको फिलहाल बोला हुआ है r, ठीक है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस r बोल दिया गया है। यह काम करते हैं, चलिए इसको भी ले ही लेते हैं। इसका डिस्टेंस सपोज करो 5 मीटर बोल दिया गया है, ठीक है? अच्छा अब जरा पता लगाओ, देखो F1 की बात करो तो बच्चा F1 कैसा है? देखो परपेंडिकुलर फोर्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर होना। अब ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है। अब इसको परपेंडिकुलर है कि नहीं कैसे पता लगेगा? इसकी एक्सिस देख लो। ऑब्जेक्ट की एक्सिस को क्या ये परपेंडिकुलर है? जरा ध्यान से देखो, क्या ये परपेंडिकुलर है? यस ये है। सो हम क्या बोल देंगे डायरेक्टली F1 into R, यानी कि F1 कितना है? 10 5 50। बोलो सही है? अच्छा ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव वो बताना है। तो बच्चा लोग इसके कारण क्या कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी? एंटी क्लॉक आ जाएगी। एंटी क्लॉक मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है? हमें टॉर्क पूछा गया ना, तो टॉर्क की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा, पॉजिटिव और आप बोल सकते हैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा इसको शिफ्ट कर लेते हैं, एंटी क्लॉक। ओके सेकेंड F2, ये रहा F2, ये भी कोई एंगल बनाएगा। चलिए ये एंगल बोल देते हैं हम लोग 30 डिग्री, ये एंगल बोल देते हैं हम लोग 30 डिग्री, इसको 45 ले लेते हैं। चलिए क्लियर? अच्छा अब F2 और ये R, F2 ये R, क्या करना पड़ेगा? हमने क्या देखा था कि जब भी एंगल बनाएगा आप दो तरीका कर सकते हैं, या तो टॉर्क इज इक्वल टू FR sin थीटा कर सकते हैं, या तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं परपेंडिकुलर फोर्स। हमने देखा था ना R इंटू परपेंडिकुलर फोर्स। इसका मतलब इसको दो कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा। एक हो जाएगा ये cos थीटा, एक हो जाएगा ये sin थीटा। परपेंडिकुलर कौन सा होगा? sin थीटा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे sin थीटा देखो अल्टीमेटली घूम फिर के बात बच्चा एक ही आएगी। कान यहां से पकड़ो कि यूं पकड़ो, बात एक ही हो जाएगी। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? F2 R sin थीटा। F2 कितना है? 10, R कितना है? 5 और sin 30 कितना होता है? 1/2। सो ये गया 5 5 25। अच्छा इसमें डायरेक्शन क्या होगा? देखो एक कंपोनेंट इधर, तो ये तो कुछ काम नहीं करेगा। एक कंपोनेंट ये वापस इसको एंटी क्लॉक ही लेके जाएगा। सो ये हो जाएगा एंटी क्लॉक एंड पॉजिटिव डायरेक्शन। F3 बच्चा क्या F3 कोई टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? देखो F3 थो टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ रोटेशन है। देखो
सॉरी पॉइंट ऑफ रोटेशन से दूर है, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन है, तो क्या F3 के कारण कोई टॉर्क होगा? नहीं, मतलब ये हो जाएगा 0। F4, ये है F4। अब इसका एक कंपोनेंट इधर cos और ये sin, बचा परपेंडिकुलर कौन सा होगा? मेरे ख्याल से ये परपेंडिकुलर है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट, सो F4 into R into sin थीटा, सो ये कितना हो जाएगा? 10 into 5 into 1 by root 2, बोलो सही है? यानी 50 by root 2, 50 by root 2। अच्छा ये कौन सी डायरेक्शन में होगा? इसका ये कंपोनेंट इसको ऐसे नीचे लेके जाएगा, है क्या नहीं? ये कंपोनेंट इधर, तो ये कैसा फोर्स हो गया? ऐसा नीचे लेके जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज हम लेते हैं नेगेटिव। F5 बचा, F5 तो अपने आप में परपेंडिकुलर ही है, सो पूरा F5 into 5 यानी कि 10 5 is 50। बस इस समय खाली डिफरेंस क्या होगा? डायरेक्शन। ये फोर्स ऐसे है, ये इसको नीचे लेके जाएगा। तो बच्चा लोग मैं ये बोल रहा था कि ये फोर्स नीचे की तरफ है, तो ये इसको ऐसे लेके जाएगा। देखो इन दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन उल्टी है, ये इसको नीचे लेके जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज। सो 50 बाय रूट 2 क्लॉकवाइज, ये तो हो गया, ओके ये भी हो जाएगा क्लॉकवाइज, यानी ये भी हो जाएगा नेगेटिव। अच्छा F6 तो सीधा पॉइंट ऑफ रोटेशन के ऊपर ही है, टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ रोटेशन। क्या इसके कारण कोई टॉर्क होगा? नहीं, यानी ये हो गया 0। क्लियर? तो अलग अलग तरीके से फोर्स ढूंढने का और टॉर्क ढूंढने का ये है तरीका। अब कौन सा हाईएस्ट है? देखो एक ये भी 50 है और एक ये भी 50 है, मतलब ये दोनों मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। F1 एंड F5 मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस ये करेंगे। अब चलो यहां से मैं आपको ये समझाना चाहता था कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब फोर्स परपेंडिकुलर होगा। अब अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो बच्चा लोग ये कोई ना कोई एंगल पे लग रहा था, तो हमने जैसे कि पहले देखा कि ये फोर्स दो कंपोनेंट में बढ़ जाएगा। अब ये जितना भी फोर्स लगाया जा रहा है पूरा का पूरा टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, उसका एक छोटा सा कंपोनेंट फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए इसके कारण टॉर्क हमें मैक्सिमम मिलता नहीं। समझ आ रहा है? इस पॉइंट को याद रखना, कई बार एमसीक्यूज में या शॉर्ट आंसर्स में पूछा जाता है। क्लियर हुआ बच्चा लोग? अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 चलिए। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो आपको खुद से करना है। ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पे यहां पे एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और यहां पे एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, और ये इसका सेंटर, इस सर्कल की रेडियस है 2 सेंटीमीटर। फाइंड नेट टॉर्क। ढूंढ सकते हैं आप नेट टॉर्क? बच्चा इसके कारण टॉर्क फाइंड करो, फिर इसके कारण टॉर्क फाइंड करो। अब ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा तो इसके टॉर्क को आप नेगेटिव ले लो, ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। नहीं, एक काम करते हैं, चलिए इसकी डायरेक्शन को हम यूं ले लेते हैं, ठीक है? 20 न्यूटन डायरेक्शन में थोड़ा बदलाव। अब ये इसको यूं घुमाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ले लो पॉजिटिव। तो इसके कारण जो टॉर्क है उसको पॉजिटिव ले लो, इसके कारण जो टॉर्क है उसको नेगेटिव ले लो, दोनों को प्लस कर दो, मतलब प्लस माइनस नेट टॉर्क। समझ आ रहा है? ये क्या हो गया दोनों के कारण? नेट टॉर्क। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग? बच्चा टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है? टॉर्क की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है, तो इसके कारण इधर होगी, इसके कारण अंदर होगी, है कि नहीं? तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हम उसको माइनस कर लेते हैं, सिंपली माइनस, उसमें कोई एंगल का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन ये कर लेना और दूसरा क्वेश्चन जो मैंने पहले लिया था इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर देना।
r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, इसको ले लो 20, इसको ले लो 10। अब यहां पे क्या होगा, देखो ये भी इसको यूं घुमाने की कोशिश कर रहा है और ये भी इसको यूं ही घुमाने की कोशिश कर रहा है। देखो ये एक सर्कल और ये इसको कैसे घुमाएगा, समझ रहे हो ना, क्लॉकवाइज में घुमाएगा। तो इसको भी नेगेटिव ले लो और इसको भी नेगेटिव ले लो, तो फाइनली दोनों के टॉर्क ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और फाइंड नेट टॉर्क का मैग्नीट्यूड, यानी कि आपको सिर्फ लास्ट में वैल्यू फाइंड करनी है। आंसर आएगा माइनस में, उसमें से माइनस हटा दो, दैट विल बी मोड ऑफ टाउ नेट। क्लियर हुआ, पक्की बात है। ओके श्योर। अब चलो अगला टॉपिक हम देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बच्चों लोग आपको याद है हमने एक बार स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पढ़ा था। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता था कि अगर आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा धक्का मारो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता था। मैंने कुछ ये एग्जांपल बताया था, एक रिंग ले लेते हैं, उस रिंग के अंदर यहाँ पे एक बॉल ले लेते हैं, अब इसको जैसे आप स्लाइड करोगे ये वापस उधर ही आ जाएगा। सो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और वही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। अब चलो इक्विलिब्रियम कब होता है, देखो अगर मैं लीनियर इक्विलिब्रियम की बात करूं तो हमें पता है कि उस पर लगने वाली नेट फोर्स 0 है, यानी x डायरेक्शन की फोर्स 0, y डायरेक्शन की फोर्स 0 एंड z डायरेक्शन की फोर्स भी 0। ये कब होगा, जब लीनियर इक्विलिब्रियम, या हम इसको बोल सकते हैं ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, मतलब कि जब ऑब्जेक्ट आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी चल नहीं रहा, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट घूम भी नहीं रहा है। देखो जैसे कि आपका पंखा एक ही जगह पे गोल गोल घूम रहा है, जब स्विच बंद है तो वो टोटली इक्विलिब्रियम में है। जैसे आपने स्विच ऑन की वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। लेकिन जब पंखा बंद है तो उसके ऊपर दोनों इक्विलिब्रियम अप्लाई हो रही है, ट्रांसलेशन भी और रोटेशनल भी। तो बच्चा लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब मिलेगी हमको, सीधी सी बात है कि जब उस पे लगने वाली नेट टॉर्क 0 हो जाएगी। अगर पंखे की स्विच चालू है लेकिन आपने उसको पकड़ के रखा है तो क्या उस समय पंखा घूमेगा, क्या उसके ऊपर टॉर्क होगा, नहीं। पंखा चालू है मतलब टॉर्क तो लग रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, आपने पकड़ के रखा है, तो टाउ नेट विल बी 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि h डायरेक्शन में लगने वाली टॉर्क भी 0, y डायरेक्शन में लगने वाली टॉर्क भी 0 एंड z डायरेक्शन में लगने वाली टॉर्क भी 0। तीनों टॉर्क 0 हो गए, तब जाके बात बनी। अच्छा एक और छोटा सा देखो कॉन्सेप्ट बहुत छुपे हुए फिजिक्स के अंदर। अगर नेट फोर्स 0 है इसका मतलब एक्सेलरेशन भी 0 हो गया, लीनियर एक्सेलरेशन। अब अगर टॉर्क 0 है इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 हो गया। अच्छा अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट। बच्चा एक्सेलरेशन 0 कब होती है, जब वेलोसिटी चेंज नहीं होता। वेलोसिटी के 0 होने से एक्सेलरेशन 0 नहीं होती है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। सिमिलरली अगर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है। बच्चा लोग टाउ नेट 0 होने का मतलब जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट ऐसा का ऐसा ही पड़ा है। ऑब्जेक्ट अगर सेम स्पीड में घूम रहा है, पंखे को चालू करने के बाद कुछ सेकंड्स तक पंखे की स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी,